वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ साकिब इस्लाम। आज के शो में अफगान सदर की जानिब से मुज़ाकरात की दावत पर तालिबान के साबिक सफ़ीर का रद्द-ए-अमल और क्या अफगान अमन का सियासी हल उफ़क़ पर दिखाई दे रहा है, बात तजियाकार से। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। अमरीकियों में गन कंट्रोल पर इख्तिलाफ राय, तशद्दुद पर काबू पाने की राह में चैलेंज। मुलाकात हाथ पांव से माजूर ज़हरा से जो दूसरों के लिए एक मिसाल है। क्या ऑस्कर्स में नस्ली और सिनफी इम्तियाज की रविश बदलने वाली है? अफगान हुकूमत की जानिब से तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर सियासी धारे में शमूलियत की पेशकश के महज 2 दिन बाद दारुल हुकूमत काबुल में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक से कम 1 हलाकत और 14 अफराद के ज़ख्मी होने की इतला है। दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि उन्होंने तालिबान को सियासी निज़ाम में शिरकत की दावत किसी की दरख्वास्त या दबाव के तहत नहीं दी, जबकि तालिबान के साबिक सफ़ीर ने कहा है कि असल मसला अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी है। मज़ीद इस तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगान फौज को शिकस्त नहीं हुई बल्कि उसकी कोशिशों से मुल्क को अमन के लिए गुफ्तगू के मौके मयसर आए हैं। हर तदबीर सियासी खुद एतमादी और सिक्योरिटी दस्तों पर मुकम्मल इन्हिसार करते हुए अफगान हुकूमत ने मुस्तकबिल के लिए अमन मंसूबे की पेशकश ताकत की पोजीशन से की है और किसी के कहने या किसी के दबाव के तहत नहीं की। अफगान हुकूमत की जानिब से हालिया पेशकश पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक तालिबान सफ़ीर बराए इस्लामाबाद मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने अमन की पेशकश को अहम कदम करार देते हुए कहा है कि अमरीका समेत बैनुल अक़वामी बरादरी में इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय है कि फ़ौजी क़ुव्वत मामलात का हल नहीं। वो कह रहे हैं बुनियादी मसला अमरीकी फौजी दस्तों की अफगानिस्तान में मौजूदगी का है, जिसके बायस तालिबान से जंग हो रही है, बावजूद इसके कि वो आम लोग हैं। उन्होंने अपने आप को खतरे में क्यों डाला है, वो क्यों लड़ रहे हैं, इसका जवाब अमरीकी फौज की यहाँ से वापसी में है। इस मसले पर पहले ही गुफ्तगू हो जानी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें आज ही चले जाना चाहिए, लेकिन इस हवाले से प्लान पहले ही तरतीब दे दिया जाना चाहिए था, जिसमें इस हवाले से टाइम टेबल, मकासद, मौजूदगी का शेड्यूल और उनके इनखला का तरीक़ाकार वज़ा किया जाता। आम अफगान शहरी जंगो जदल से तंग आ चुके हैं और कहते हैं ये लड़ाई अफगानिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। हम किसी भी तरीके से अमन हासिल करना चाहते हैं, यह सियासी मसला है और इन्हें ये मालूम है। काबुल में होने वाली दूसरी काबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अफगान सदर ने तालिबान से लड़ाई के खात्मे और अपने आप को सियासी पार्टी में तब्दील करने को कहा था। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने दूसरी काबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान को मुज़ाकरात की गैर मशरूत दावत को सराहा है। ताहम इस पेशकश का तालिबान की जानिब से कोई बराह रास्त जवाब अभी तक नहीं दिया गया। इस पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफ़ज़ई से, जो तालिबान मजलिस शूरा से बराह रास्त बात कर चुके हैं। मुश्ताक, वेलकम टू व्यू 360। हमने अभी पैकेज में भी देखा कि तालिबान एक अरसे से अफगान हुकूमत की बजाय अमेरिका से मुज़ाकरात का मुतालबा करते आए हैं। क्या वजह है कि तालिबान की जानिब से हमें अभी तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देखने को नहीं या सुनने को नहीं मिला? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। असल में ये मेरे ख्याल में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अभी अफगान सदर अशरफ गनी साहब ने जो तालिबान को बराह रास्त मुज़ाकरात के दावत दिया है और वो 2 कदम आगे चले गए हैं और उन्होंने जो अफगान क़ैदी इस वक्त तालिबान क़ैदी जो अफगान गवर्नमेंट के पास है, तो उन्होंने उनको भी उनकी रिहाई का भी ऐलान किया है और तालिबान को दावत दी है कि वो काबुल में आकर अपना दफ्तर भी खोल दे। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक खामोशी है और खामोशी इन सेंस इस तरह नहीं है कि तालिबान को शायद मालूम ना हो। इसके बाद उन्होंने मीटिंग कॉल की और उनके शूरा का इजलास हुआ। बज़ाहिर मालूम यही हो रहा है कि तालिबान रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ना वो इनकार करेंगे और ना वो इसको वेलकम करेंगे। जो हमारी मालूमात है तो तालिबान अब भी बज़द है कि वो बराह रास्त बात करना चाहते हैं अमेरिका के साथ और तालिबान को ये यकीन है कि अगर वो बात कर लेंगे अफगान गवर्नमेंट के साथ तो शायद बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे अफगान गवर्नमेंट को, जो कि शायद उनके बस में ना हो। इसलिए तालिबान नहीं चाहते कि
वो बराह रास्त अफगान हुकूमत के साथ बात करे। चलिए अगर इस हवाले से हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे साथ ही रहिएगा। हम आपको सुनवाते हैं कि माजी में पाकिस्तान के किरदार के बारे में अमरीकी तज्ज़ियाकार बॉनेट रूबन का क्या कहना था, जिनके खुले ख़त के जवाब में तालिबान ने ये कहा था कि सदर अशरफ गनी की जानिब से पेशकश जो है उसका मकसद तालिबान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सवाल ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज और ISI तालिबान के साथ दरपर्दा क्या करेंगे। अमरीकी हुकूमत के साथ मेरी वाबस्तगी के दौर में पाकिस्तानी फ़ौज से मेरी गुफ्तगू के दौरान वो हमेशा कहा करते थे कि वो तालिबान पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं और वो ये उस वक्त करना चाहेंगे जब उन्हें यकीन हो कि वो कामयाब होंगे। वो अपना सियासी असर रसूख या तालिबान के खिलाफ कोशिशें महज उन्हें एक मीटिंग तक लाने की कोशिश में ज़ाया नहीं करना चाहते थे, ये जाने बगैर कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मुश्ताक, आपने बॉनेट रूबन की बात सुनी, तो क्या अब वो हालात पैदा हो गए हैं कि जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करने पर आमादा होगा या कर सकता है, जो बात बॉनेट रूबन ने की? जी, जहाँ तक हमारी मालूमात है तो पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक है जिनके अफगान तालिबान के साथ अच्छे टर्म्स हैं और ख़ुद तालिबान की जो लीडरशिप है वो भी इस बात को मानती है कि उनके जो दोस्त ममालिक है उनकी तरफ से उन पर काफ़ी दबाव है कि वो इस वक्त जो अफगान गवर्नमेंट ने उनको ऑफ़र दी है इसको कबूल करे और बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ख़ुद तालिबान के जो बड़े रहनुमा हैं वो भी ख़ुद से फैसला नहीं कर सकते और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना है अफगान तालिबान लीडरशिप को और पॉलिटिकल शूरा को, वो मिलिट्री कमांडर्स हैं जो इस वक्त मैदान जंग में लड़ रहे हैं। तो वो लोग नहीं चाहते कि वो बातचीत करे अफगान गवर्नमेंट के साथ। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो बिल्कुल बात करने के हक में नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो अमेरिका के साथ भी बैठकर बात करे, क्योंकि उनको यकीन है कि शायद अब वो बहुत नज़दीक है और शायद अफगानिस्तान पर उनका दोबारा कब्जा हो जाएगा, अगरचे ये बहुत मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान की किरदार की अगर बात करें, जी मुश्ताक, बिल्कुल अगर आप इसकी बात करें कि तालिबान बज़िद हैं, तो पाकिस्तान के किरदार ये भी है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि वो मदद देने के लिए तैयार है। और ये बात जब हमने बॉनेट रूबन के सामने रखी कि पाकिस्तान अगर मदद फ्राहम करता है तो क्या हो सकता है, आइए सुनते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल था। उन्होंने कहा था कि अमरीकी हुकूमत और अफगान हुकूमत को तालिबान को बहुत संजीदा पेशकश करनी चाहिए और फिर वो तालिबान पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि वो आएं और इस पेशकश पर गुफ्तगू करें। अब ये हो गया है तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इशारा शायद ये है कि पाकिस्तान जवाब में तालिबान पर इस पेशकश पर गौर डालने के लिए दबाव डालेगा, लेकिन हमें देखना होगा क्योंकि ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के कंट्रोल से बाहर है। तो इसमें दोनों तरफ से संजीदगी की बात की गई, तो आपके ख्याल में क्विकली हमें बता दीजिएगा कि काबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस में जो पेशकश की गई वो संजीदा नहीं थी या उसमें तालिबान के लिए कुछ ख़ास नहीं था? देखिए, मेरे ख्याल में तालिबान को शायद मालूम है कि असल इख्तियार अमेरिका के पास है और अब रिसेंटली जब काबुल के अंदर धमाके हुए थे तो अमेरिकी हुकूमत ने खुद तालिबान से बात करने से इनकार कर दिया था। तो इसलिए, और ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी अदवार हो चुके हैं, अफगान गवर्नमेंट अमेरिका और तालिबान के दरमियान काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी है, खुद मरी मेरी बातचीत हुई है। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान भी बड़ी एहतियात से अपना किरदार अदा कर रहा है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चाहेगा कि उसको क्या मिलेगा इन रिटर्न, क्योंकि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है उनको यकीन हो चुका है कि 2001 में जो उनसे गलतियाँ हुई थी, उन्होंने एब्रप्टली अपनी पॉलिसी चेंज की। वो अफगान तालिबान जिनको उन्होंने सपोर्ट किया था, अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा किया था और एकदम फिर जनरल मुशर्रफ ने यू टर्न लिया था, तो ऑलरेडी वो शकूक व शुबात है। तो बिल्कुल, तो तमाम फरीक इस वक्त जो हैं वो सोच समझ कर बात करने को फोकस दे रहे हैं और अपना वक्त ले रहे हैं। मुश्ताक, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। और अमेरिका में गन कंट्रोल के मौजू पर बहस ने इस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार की जब सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा के हाई स्कूल में शूटिंग के वाक़े के बाद असातिज़ा को मुसल्लह करने की तजवीज़ दी, जिसकी मुखालफत और हमायत दोनों ही सख्ती से की गई हैं। सदर ट्रंप इन अमरीकी सदूर की फहरिस्त में एक नया इजाफा है जिन्हें स्कूल में होने वाली मुसल्लह हमलों और हलाकतों के बारे में इक़दामात के मुतालबात से नबर आज़मा होना पड़ रहा है। और फिर सवाल ये है कि इस बारे में किया क्या जाए। देखते हैं मज़ीद इस रिपोर्ट में।
मार्जरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में होने वाली खूनी शूटिंग के बाद सदर ट्रंप असातिज़ा को मुसल्लह करने की अपनी तजवीज़ के लिए हिमायत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तजवीज़ के सख्त मुखालिफ थे, अब इससे इत्तफाक कर रहे हैं। वो अपने तलबा से प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि उनके तलबा कत्ल या जख्मी हों। फ्लोरिडा के हाई स्कूल की शूटिंग के वाक़े के बाद सदर ट्रंप इस मामले पर इक़दामात के लिए उसी दबाव की जद में हैं जिसका उनसे पहले के सदूर को भी ऐसे कौमी सानहों के बाद सामना करना पड़ा। मैं आज रात यही कह सकता हूँ कि अमरीकी अवाम की दुआएं आपके साथ हैं। सदर बिल क्लिंटन ने 1999 में कोलोराडो के कोलंबाइन हाई स्कूल में होने वाले मुसल्लह हमले के बाद कौम से खिताब किया। साल 2007 में वर्जीनिया टेक पर हमले और कत्ले आम पर सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जानिब से हौसला अफजा पैगाम और दुआएं पेश की गईं और सदर बराक ओबामा ने 2011 में कनेटिकट में एलिमेंट्री स्कूल के तलबा पर मुसल्लह हमले के बाद एक जज्बाती खिताब किया। हमने पिछले कई सालों में ऐसे कई सानहों का सामना किया है। आज मरने वालों में अक्सरियत बच्चों की थी, खूबसूरत छोटे बच्चे जो 5 से 10 साल की उम्र के थे। अवामी राय के हालिया जायजों के मुताबिक अमरीकियों में हथियारों पर इजाफी पाबंदियों की हिमायत में इजाफा देखा गया है। अगर आपका ख्याल है कि अमरीकी इन हमलों पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप गलती पर हैं। पिछले 2 सालों में हमने हथियारों पर पाबंदियां सख्त करने की हिमायत में 20% इजाफा देखा है। लेकिन सर्वेज में देखी जाने वाली हिमायत जरूरी नहीं कि वोट्स की सूरत में भी सामने आए। नेशनल राइफल एसोसिएशन के अरकान बहुत काबिल एतमाद वोटर हैं, महज इसलिए कि सर्वेस कहते हैं कि लोग बैकग्राउंड चेक के हक में हैं, का ये मतलब नहीं कि लोग लाजमी वोट के लिए भी निकलेंगे। फ्लोरिडा के सानहे के बाद इस मसले पर इक़दामात के लिए तलबा का एहतजाज जारी है। तब्दीली दिखाने का पहला मौका इस साल नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इलेक्शन की सूरत में सामने आएगा। जिम मेलोन की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। और इस वीकेंड पर पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शंस और हॉलीवुड से ऑस्कर अवार्ड्स की ताज़ा तरीन अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपके लिए सेहत, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के मौज़ूआत पर दिलचस्प वीडियोज़ और मालूमाती मज़ामीन भी मौजूद हैं। और प्रोग्राम में आगे चलकर आपकी मुलाकात करवाएंगे लाहौर की एक बाहिम्मत और बेमिसाल नौजवान से जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी ना बनने दिया। और ऑस्कर्स में रंग नस्ल और सिनफी इम्तियाज़ की बहस के बारे में भी एक रिपोर्ट शामिल है। लेकिन पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम बैन अल-अक़वामी खबरों पर वर्ल्ड व्यू में। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में मनशियात के आदी अफराद के इलाज के एक क्लिनिक में आतिशज़दगी से कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक आग अलग सुबह लगी, जिस पर 3 घंटे के बाद काबू पाया जा सका। शाम में असद हुकूमत के मुखालिफ जंगजुओं से बरसरे पैकार रूसी फौज के मुताबिक मशरिकी गूता में 5 घंटे रोजाना की जंगबंदी पर अमल दरामद जारी है। दूसरी जानिब मकामी मीडिया के मुताबिक जंगजदा गूता से इनखला करने वाले शहरियों पर मुबैना तौर पर असद मुखालिफ जंगजुओं की जानिब से फायरिंग की गई। अमरीकी महकमा खारजा ने गूता से शहरियों के इनखला के लिए रूस की जानिब से ऐलान करदा ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को एक मजाक का नाम दिया है। इस्राईली पुलिस ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से इनके खिलाफ करप्शन के एक बड़े केस में तफ्तीश की है। इस्राईली वज़ीर आज़म के दफ्तर में की गई ये तफ्तीश उन पर करप्शन के तीसरे केस से मुताल्लिक है। पुलिस का इल्जाम है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने मुल्क की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी को उन्हें और उनकी बेगम को मुस्बत रुख में पेश करने के इवज़ मराद दी। भारत के शहर अहमदाबाद में आज लोगों के एक ग्रुप ने होली का त्यौहार रंगों की बजाय टमाटरों के जरिए मनाया। ये त्यौहार स्पेन के तारीखी टोमाचिनो फेस्टिवल से मुतासिर होकर मनाया गया, जिसमें टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुगलिया शान शौकत के आसार आज भी नजर आते हैं। कभी इस शहर में उर्दू खत्ताती का फन मुमताज़ घरानों की सरपरस्ती में परवान चढ़ता था, फिर वक्त बदला, डिजिटल प्रिंटिंग आई और बहुत से कातिबों को अपना पेशा छोड़ना पड़ा। रितुल जोशी आज हमें मिलवा रही हैं दिल्ली के उर्दू बाज़ार के आखिरी कातिबों में से एक, जो इस ज़ुबान में खत्ताती को ज़िंदा रखने में मसरूफ़ हैं। पुरानी दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद के साथ वाक़े उर्दू बाज़ार। एक वक्त था जब इस बाज़ार में लोग ख़ास तौर से उर्दू खुशखती के फ़नकारों को ढूंढते हुए आते थे। आज बहुत ढूंढने के बाद बाज़ार के एक कोने में यहाँ के आखिरी कातिबों में से एक मोहम्मद गालिब नज़र आते हैं।
पिछले 35 साल में मोहम्मद गालिब ने अपने पेशे को धीरे धीरे सिमटते देखा है। पहले कंप्यूटर से डिज़ाइन वगैरह नहीं होते थे, ब्लॉग बनते थे। एक तो ब्लॉग वालों का काम ख़त्म हुआ, जो घर पे अपने काम करने वाले थे, किताबें लिखने वाले अखबारात में, वो बेचारे बिल्कुल कुछ ने कंप्यूटर सीख लिया, किसी ने कुछ और कारोबार बदल दिया। खुशखती या कैलीग्राफी पहले पब्लिशिंग इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। किताबों से लेकर अखबारों तक का छपना कातिब के बगैर नामुमकिन था। गालिब जैसे कातिबों के पास काम और कदरदान दोनों की ही कोई कमी नहीं थी। आज हालात बिल्कुल उलट हैं। देखो जी, अब जो भी काम आता है इसके ताल्लुक से मैं कोई काम वापस नहीं करता। जैसे कोई डिज़ाइन में निकाह में सुनाना लिखवाने आया तो डिज़ाइन से बना दिया काम। अब ये दावत वाली में लिखा हुआ है, उसने थैले। नए ज़माने की दौड़ में शामिल मोहम्मद गालिब का बेटा वालिद का हुनर सीखने से इनकार कर चुका है, लेकिन खुशखती के कदरदान उन तक पहुंच ही जाते हैं। इंग्लिश में तो मैं जानता था कैलीग्राफी करना, बट आई एम स्टडिंग उर्दू। देखा है मैंने, नज़र पड़ी एक दिन की कातिब साहब हैं, ये किताबत करते हैं। जब भी मैं आता हूँ तो ये मुझे काफ़ी कुछ टिप्स बताते हैं और मैं सीख के जाता हूँ। मोहम्मद गालिब जानते हैं कि आज उनका मुकाबला सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से ही नहीं बल्कि बढ़ती उम्र से भी है। आदमी ऐसे बैठा रहता, नज़र पे भी असर पड़ता है। अब जैसे मेरी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, ये खिंचाव से दिखते हैं ना, खिंचाव है। अब डॉक्टर लोग को बतलाओ तो कहते हैं काम बंद कर तो सही हो जाओगे, एक्सरसाइज करो। मैं छोड़ो, जब तक चल रहा है चलाएंगे। ये फन का जुनून ही है जो उन्हें कलम छोड़ने से रोके हुए है। कातिब की कलम की जगह कंप्यूटर्स ने ले ली है और फन का मुकाबला फॉन्ट से है। डर बस इसी बात का है कि जामा मस्जिद के मशहूर कातिबों का हुनर सिर्फ एक तारीखी अफसाना बनकर ही न रह जाए। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। और दिल्ली से चलते हैं लाहौर और मिलते हैं पैदाइशी तौर पर हाथ और पाँव से महरूम ज़हरा अब्बास से, जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया और आज वो न सिर्फ माजूर अफराद के लिए बल्कि दीगर नौजवानों के लिए भी मिसाल हैं और मशअल राह भी। ज़हरा की कहानी खुद इन्हीं की ज़ुबानी हम तक पहुँचा रही हैं लाहौर से समन खान। मेरा नाम ज़हरा अब्बास है और आई वाज जस्ट बॉर्न विद डिफॉर्मिटी इन माय 4 limbs। स्टार्ट में जैसे बहुत सारे मेरी तरह के बच्चों के पेरेंट्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। स्कूल टाइम से लेके स्कूल में क्योंकि कोई एक नॉर्मल स्कूल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मुझे, और मेरे पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे कि इसको हम किसी स्पेशल स्कूल में डालें। इस सब चैलेंजेस को फेस करते एक दिन वाकई मैंने एडमिशन ले लिया एक नॉर्मल स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू हुई, वहाँ पे मैंने अपनी एल्बोज़ के साथ लिखना सीखा। इसके दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की फॉर्म में। कहीं पे स्टेयर्स हैं, कहीं पे क्लासेस ऊपर हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग का इशू आ जाता है। लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने कभी कोई ऐसी असाइनमेंट या कोई ऐसा पेपर या कोई अपनी डेली टास्क से बेस्ड चीज़ जो है वो आम बच्चों से उन्होंने पहले कर ली और मैंने बाद में की। मैट्रिक के जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए तो शहबाज शरीफ ने मुझे गोल्ड मेडल दिया। उसके बाद फिर मैंने कनेड से FSC की। उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BBA किया, MBA किया। MBA के बाद मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ भी दिए और बहुत जगह पे मुझे बल्कि डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि समटाइम्स लोग आपको अपनी एबिलिटीज़ की वजह से नहीं बल्कि फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से आपको काउंट करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया कैसर अब्बास को, तो ये ख़ुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आना चाह रही थी। यहाँ पे मैं एज ए को फैसिलिटेटर भी हूँ। कैसर अब्बास के साथ उनकी ट्रेनिंग्स में मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी मैं पार्ट होता है। हमारा एक प्रोजेक्ट है माय फर्स्ट बाइक के नाम से, जिसके अंदर हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक मोटिवेशनल ड्राइव अपनी रन करना चाह रही हूँ थ्रू आउट पाकिस्तान, लिमिटलेस के नाम से। यहाँ पे आप लड़कियों को ये मैसेज करने हो कि अगर मैं कर सकती हूँ इतनी लिमिटेशंस के साथ, तो अगर लड़कियाँ खुद भी करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकती।
اور ہالی ووڈ کے سب سے بڑے ایوارڈز آسکر کی تقریب اس ویکینڈ پر منعقد ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال آسکر ایوارڈز میں اس وقت ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی تھی جب مکمل طور پر سفید فام کاسٹ پر مشتمل میوزیکل فلم لالا لینڈ کے بجائے سیاہ فام کاسٹ پر مشتمل فلم مون لائٹ کو سراہا گیا تھا، جس کے بعد ہالی ووڈ میں بھی رنگ و نسل اور صنفی امتیاز کی فضا میں بحث نے زور پکڑا تھا۔ تو کیا اس سال ہالی ووڈ میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ سال آسکر ایوارڈز میں اس وقت ایک دلچسپ پیش رفت سامنے آئی جب مکمل سفید فام کہلائی جانے والی فلم لالا لینڈ کے بجائے سیاہ فام امریکن ڈرامہ فلم مون لائٹ کو سراہا گیا۔ جارج میسن یونیورسٹی کی جوانا چیسلر کا کہنا ہے کہ آسکر ایوارڈز کی تقریب میں اس سال بھی رنگ و نسل اور صنفی امتیاز کی فضا میں یہ تبدیلی برقرار رہے گی۔ گزشتہ کچھ سالوں میں اکیڈمی نے جو ایک اہم کام کیا ہے وہ یہ کہ اب اس کی ممبرشپ کے مواقع مختلف نسل اور رنگ سے تعلق رکھنے والے پرفارمرز، ایکٹرز اور اسکرین رائٹرز کو دیے جا رہے ہیں، جس کے باعث اکیڈمی کے 7,000 افراد کے ساتھ مل کر انہیں بھی اپنی رائے کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ نتیجتاً اس سال آسکر کے لیے نامزد ہونے والی فلموں میں افریقن امریکن فلم مڈ باؤنڈ جیسی فلمیں ہیں، جس کی کہانی ایک ایسے سیاہ فام پائلٹ کے بارے میں ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آسکر کی 90 سالہ تاریخ میں ریچل مارسن وہ پہلی خاتون سنیماٹوگرافر ہیں جنہیں اس سال مڈ باؤنڈ فلم میں بہتر کارکردگی کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ جارڈن پیلیز کی فلم گیٹ آؤٹ یوں تو ہارر مووی ہے، مگر اس میں سفید فام بالادستی کے بارے میں مزاح کا عنصر بھی موجود ہے۔ گیٹ آؤٹ اور بلیک پینتھر دونوں ایسی فلمیں ہیں جو اپنے دیکھنے والوں میں خاصا جوش پیدا کر رہی ہیں۔ یہ فلمیں اس لیے بھی اہم ہیں کہ ہم اسکرین پر اپنے لوگوں کی نمائندگی بھی چاہتے ہیں۔ جنسی زیادتی اور ہراس کے خلاف آواز اٹھانے کی حوصلہ افزائی کے لیے امریکہ سے شروع ہونے والی می ٹو تحریک کی عکاسی بھی کی جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ نامزد ہونے والی فلمیں اس بیداری کی عکاسی کر رہی ہیں۔ ان میں سے آدھی سے زیادہ فلموں میں خواتین مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، جو فلموں کی ہدایت کاری پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ انہی خواتین میں سے ایک لیڈی برڈ نامی فلم کی خالق، اسکرین رائٹر اور ڈائریکٹر گریٹا گرووک ہیں۔ ماں اور بیٹی کے محبت اور تناؤ سے بھرپور تعلق پر مبنی اس فلم کو آسکرز میں 5 شعبوں میں نامزدگی ملی ہے۔ اس سال آسکرز کی نامزدگیوں میں صنفی معاملات پر بننے والی فلموں نے بھی جگہ بنائی ہے۔ A Fantastic Woman ایک ایسی ٹرانسجینڈر خاتون کی کہانی ہے جس کے ساتھی کے موت کے بعد اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ چیسلر مزید کہتی ہیں کہ ہالی ووڈ میں برابری اور وسعت آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا، لیکن گزرتے کچھ سالوں میں کیمرے کے سامنے اور اس کے پیچھے کام کرنے والی خواتین اور اقلیتوں میں اضافے سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب بڑی اسکرین پر اس طرح کے افراد کی کہانیاں زیادہ دیکھنے کو ملیں گی اور آسکرز میں انہیں برابر نمائندگی بھی حاصل ہوگی۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com/viewurdu کے پیج پر، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa۔ آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا، لیکن جاتے جاتے کراچی سے ہولی کے رنگ بھی دیکھیے۔ کہ پاکستان وہ ایسا ایک ملک بنے جہاں پہ ہر مذہب سے تعلق رہنے والوں کو احساس ہو کہ یہ ملک ان سب کے لیے بنایا گیا تھا، جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا۔ اتنے سارے رنگوں سے مل کر ہم خوشی منا رہے، اسی طرح پورے ملک میں خوشیاں ہونی چاہیے، ہر طرف رنگ ہونے چاہیے، ہر طرف خوشیاں ہونی چاہیے۔